14 महीने तक मैं देहरादून जेल की अपनी छोटा जैसे मैं उसी का एक हिस्सा हूँ। उसके प्रत्येक अंश से मैं परिचित हूँ। उसकी सफेद दीवारों और खुरदुरे फर्श के हर एक निशान और गड्ढे और उसकी शहतीरों पर लगे घुन के छेदों से मैं परिचित हो गया था। बाहर के छोटे से आंगन में उगे घास के छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े टुकड़े मेरे पुराने दोस्त से लगते थे। मैं अपनी कोठरी में अकेला था, सो बात नहीं। वहाँ कितने ही ततैयों और बर्रों के छत्ते थे। कितनी ही छिपकलियों ने शहतीरों के पीछे अपना घर बना लिया था, जो शाम को अपने शिकार की तलाश में बाहर निकला करती थीं। कोठरियां तो मुझे दूसरी जेलों में इससे अच्छी मिली थीं, मगर देहरादून में मुझे एक विशेष लाभ मिला था जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान था। असली जेल एक बहुत छोटी जगह थी और हम जेल की दीवारों के बाहर एक पुरानी हवालात में रखे गए थे, लेकिन थी यह अहाते में ही। इतनी छोटी थी कि इसमें आसपास घूमने की सुबह शाम फाटक के सामने कोई 100 गज तक घूमने की छूट। जब हम रोजमर्रा के साधारण कामों से रोक दिए गए तो हमारा ध्यान प्राकृतिक लीला के दर्शन की ओर ज्यादा गया। जो या कीड़े मकोड़े हमारे सामने आते, उनको हम ध्यान से देखते थे। अधिक ध्यान दिए जाने पर मैंने देखा कि मेरी कोठरी में और बाहर के छोटे से आंगन में हर तरह के जीते हैं। मैंने मन में कहा कि एक ओर मुझे देखो और दूसरी ओर उस आंगन को देखो जो खाली और सुनसान मालूम होता है, लेकिन जिसमें जीवन उमड़ा पड़ता है। ये तमाम किस्म के रेंगने वाले, सरकने वाले और उड़ने वाले जीवधारी मेरे काम में जरा भी दखल दिए बिना अपना जीवन बिताते थे, तो मुझे क्या पड़ी थी कि मैं उनके जीवन में बाधा पहुंचाता। लेकिन हाँ, खटमलों, मच्छरों और कुछ कुछ मक्खियों से मेरी लड़ रहती थी। ततैयों और बर्रों को तो मैं सह लेता था। मेरी हजारों की तादाद में थे। एक बार उनकी मेरी झड़प हो गई थी। ततैये ने शायद अनजाने में आया था। मैंने गुस्सा देना चाहा, कोशिश भी की, भी बचाने के लिए उन्होंने खूब डटकर सामना किया। छतों में शायद उनके अंडे थे। आखिर मैंने अपना इरादा छोड़ दिया और तय किया कि यदि वे मुझे ना छेड़ें तो मैं भी उन्हें आराम से रहने दूंगा। उसके बाद कोई 1 साल तक मैं उन बर्रों और ततैयों रहा, मगर उन्होंने फिर कब पर हमला नहीं किया और हम एक दूसरे का आदर करते रहे। हाँ, गधों को मैं पसंद नहीं करता था, लेकिन उन्हें मैं मन महसूस कर बर्दाश्त करता था। वे संध्या के अंधकार में चुपचाप उड़ जाते और आसमान की अंधेरी नीलिमा में उड़ते दिखाई पड़ते। वे बड़े मनहूस जीव लगते थे और मुझे उनसे बड़ी नफरत और कुछ भय सा मालूम होता था। वे मेरे चेहरे से 1 इंच की दूरी से उड़ते और डर लगा रहता कि कहीं वे झपट्टा न मार दें। मैं चींटियों, दीमकों, छिपकलियों और दूसरे कीड़ों को घंटों देखता रहता था। वे शाम को अपना शिकार चुपके से पकड़ लेती और अपनी दुम में एक दूसरे को इतने अजीब ढंग से लपेटकर हिलाती कि देखते ही हंसी आने को होती। आमतौर पे वे ततैयों को नहीं पकड़ती थीं, लेकिन 2 बार मैंने देखा कि उन्होंने निहायत होशियारी और सावधानी से मुंह की तरफ से उनको चुपके से झपटकर पकड़ा। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने, वह मेरी आंखों की ओर देखती, तब उसकी समझ में आता था कि मैं पेड़ या जो कुछ उसने समझा हो वह नहीं हूँ। एक क्षण के लिए तो वह सहम जाती, फिर दुबक कर भाग जाती। कभी कभी गिलहरियों के बच्चे पेड़ से गिर पड़ते। उनकी माँ उनके पीछे पीछे आती, लपेटकर उनका एक गोला बनाती और उनको ले जाकर सुरक्षित जगह में रख देती। कभी कभी बच्चे खो जाते। मेरे एक साथी ने ऐसे 3 खोए हुए बच्चे संभाल कर रखे थे। वे इतने नन्हे नन्हे थे कि यह उलझन सामने आई कि उन्हें दाना कैसे दें, लेकिन यह मसला बड़ी तरकीब से हल किया गया। फाउंटेन पेन के फिल्टर में जरा सी रुई लगा दी। यह उनके लिए बढ़िया फीडिंग बोतल हो गई। अल्मोड़ा की पहाड़ी जेल को छोड़कर जिस जेल में भी मुझे कैदी के रूप में रखा गया, कबूतर खूब मिले।
हजारों की तादाद में वे शाम को उड़कर आकाश में छा जाते थे। और हाँ, मैनाएं भी थी। वे तो सब जगह मिलती हैं। देहरादून में उनके एक जोड़े ने मेरी कोठरी के दरवाजे के ऊपर ही अपना घोंसला बनाया था। मैं उन्हें दाना दिया करता। वे बहुत पालतू हो गई थीं। जब कभी सुबह या शाम उनके दाने में देर हो जाती तो वे मेरे नजदीक आकर बैठ जाती। जोर जोर से ची ची करके खाना मांगती। उनके वे इशारे और उनकी वह अधीर पुकार देखते और सुनते ही बनती थी। देहरादून में तरह तरह के पंछी थे और उनके कलरव और जोर जोर से चिचियाने, चहचहाने और टह करने से एक अजीब बंध जाता था। कोई दर्द भरी कूक का तो पूछना ही क्या। बारिश में और उसके ठीक पहले पपीहा आता। पीयू पीयू की उसकी रटंत लगातार सुनकर दंग रह जाना पड़ता था। चाहे दिन हो या रात, धूप हो या मेघ, उसकी टेर नहीं टूटती थी। इनमें से बहुतेरे पक्षियों को हम देख नहीं पाते थे, सिर्फ उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी, क्योंकि हमारे छोटे से आंगन में कोई पेड़ नहीं था। गिद्ध और चीलें बड़ी धज के साथ आसमान में ऊंची उड़ती, जिन्हें मैं देख सकता था। वे कभी एकदम झपट्टा मारकर नीचे उतर आती और फिर हवा के झोंके के साथ ऊपर चढ़ जाती। कभी कभी जंगली बतख भी हमारे सिर पर मंडराया करते थे। बरेली जेल में बंदरों की खासी आबादी थी। उनकी कूद फांद, मुंह बनाना आदि हरकतें देखने योग्य होती थीं। एक घटना का असर मेरे दिल पर रह गया है। एक बंदर का बच्चा किसी तरह हमारी बैरक के घेरे के अंदर आ गया। वह दीवार की ऊंचाई तक उछल नहीं सकता था। वार्डन, कुछ लंबरदारों और दूसरे कैदियों ने मिलकर उसे पकड़ा और उसके गले में एक छोटी सी रस्सी बांध दी। दीवार पर से उसके माँ बाप ने यह देखा और वे गुस्से से लाल हो गए। अचानक उनमें से एक बड़ा बंदर नीचे कूदा और सीधा भीड़ में उस जगह गिरा जहाँ वह बच्चा था। निसंदेह यह बड़ी बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डन वगैरह सबके पास डंडे और लाठियां थी। वे उन्हें चारों तरफ घुमा भी रहे थे। उनकी संख्या भी काफी थी, लेकिन साहस की विजय हुई। मनुष्यों की वह भीड़ मारे डर के भाग निकली। उनके डंडे और लाठियां वहीं पड़ी रह गईं और बंदर अपना बच्चा